वेलकम टू आरएस लॉ क्लासेस। परिसीमा अधिनियम को हमने पिछले वीडियो में धारा 13 तक कंप्लीट किया है। अब हम उससे आगे की धाराओं को पढ़ेंगे। धारा 12 में हमने देखा था विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन, यानी कहां कहां पे समय को हटा दिया जाएगा। धारा 13 में उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहां की अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो। तो जहां पर निर्धन के रूप में वाद लाने के लिए और अपील की इजाजत करने के लिए कोई आवेदन अगर किया जाता है तो वहां पर धारा 13 के अनुसार समय का अपवर्जन बताया गया है, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम धारा 14 देखते हैं, जिसमें है बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन। और धारा 15 कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन। धारा 14 बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन। किसी वाद की परिसीमा काल की संगणना करने में उतना समय जितने समय के दौरान वादी चाहे प्रथम बार के चाहे अपील पुनरीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध अन्य सिविल कार्यवाही सम्यक तत्परता से अभियोजित करता रहा है, अपवर्जित कर दिया जाएगा। पहले यहाँ तक आप समझे कि कोई भी जो वाद है, तो वादी चाहे पहली बार कोई वाद ला रहा हो तो वो गलत न्यायालय में चला जाता है, या फिर अपील किसी और जिला न्यायालय में कर देता है, या पुनरीक्षण कर देता है, तो वहां पर उसे जो सम्यक तत्परता से वो कोई कार्यवाही करता है, कोई सिविल कार्यवाही करता है और उसे नहीं पता होता है कि किस न्यायालय में उसे ऐसा वाद दायर करना है, तो वहां पर वो समय जो उसका इस न्यायालय में कार्यवाही करने में चला गया है, उस समय को उस परिसीमा काल की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा, जहाँ की वह कार्यवाही उसी विवादक विषय से संबंधित हो और सद्भाव पूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतु से उसे ग्रहण करने में असमर्थ है। तो वह जहाँ पे ऐसा कब किया जाएगा, जब वो जो कार्यवाही चल रही है वो उसी विवादक विषय से संबंधित है। मान लो कि आपने जिस कोर्ट में ऐसा अपील दायर की है और आपको नहीं पता है और दूसरे कोर्ट में जाना है, तो वो ही विवादक विषय होने चाहिए। अगर अलग विवादक विषय है तो वहां पर ये बात लागू नहीं होती है। सद्भाव पूर्वक को कोई कार्यवाही उस अधिकारिता की त्रुटि के कारण या फिर वैसी ही प्रकृति की त्रुटि के कारण, वैसी ही प्रकृति की त्रुटि के लिए हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे पक्षकारों के या वाद हेतुकों के कुसंयोजन वगैरह, ये सारी चीजें जो होती है वो वैसी ही प्रकृति की त्रुटि मानी जाती है। तो इस प्रकार से कोई गलती हो जाती है जो सद्भाव पूर्वक समय लग जाता है, तो उस समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा। उपधारा 1 और उपधारा 2 में सिर्फ एक अंतर है। उपधारा 1 वाद के लिए है, जबकि उपधारा 2 आवेदन के लिए है। आवेदन किसी आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में उतना समय जितने के दौरान वादी चाहे प्रथम बार की चाहे अपीलीय चाहे पुनरीक्षण न्यायालय में उसी पक्षकार के विरुद्ध उसी अनुतोष के लिए अन्य सिविल कार्यवाही सम्यक तत्परता से अभियोजित करता रहा है, अपवर्जित कर दिया जाएगा। जहाँ की कार्यवाही सद्भाव पूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतु से ग्रहण करने में असमर्थ हो। तो बाकी की लैंग्वेज जो हमने एक में पढ़ी थी वो ही मानी जाएगी, और सिर्फ एक अंतर है, पहला वाद के लिए है और दूसरा आवेदन के लिए है। उपधारा 3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 के नियम 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 के उपबंध उस आदेश के नियम 1 के अधीन न्यायालय द्वारा दी गई अनुज्ञा के आधार पर संस्थित नए वाद के संबंध में लागू होंगे, जहाँ की ऐसी अनुज्ञा इस आधार पर दी गई है कि अधिकारिता में त्रुटियां वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतु से पहले वाद का असफल होना अवश्यंभावी है। इस उपधारा को समझने के लिए हमें पहले सीपीसी का ऑर्डर 23 समझना होगा। सीपीसी का ऑर्डर 23 कहता है वादों के प्रत्याहरण के विषय में। जब कोई व्यक्ति कोई
त्रुटि के कारण कोई अधिकारिता की त्रुटि हो गई या फिर कोई विषय वस्तु या दावे के संबंध में कोई त्रुटि हो गई, तो उस दावे का प्रत्याहरण करता है, तो न्यायालय से अनुज्ञा चाहता है। अगर न्यायालय के अनुज्ञा के बिना वो प्रत्याहरण करता है, तो ऐसा व्यक्ति नया वाद नहीं लेके आ सकता है। लेकिन अगर न्यायालय की अनुज्ञा लेनी होती है, तो न्यायालय 2 बातों को देखता है। ये देखता है कि किसी प्रारूपिक त्रुटि के कारण ऐसा वाद विफल हो जाएगा। जैसे प्रारूपिक त्रुटि क्या हुई, मान लो कि कोई सरकार के विरुद्ध वाद होता है, उसमें 2 महीने का नोटिस देना आवश्यक होता है और 2 महीने का नोटिस नहीं दिया जाता है, तो वो एक प्रारूपिक त्रुटि होती है। दूसरा, अगर कोई विषय वस्तु या उसके दावे के संबंध में कोई त्रुटि होती है, जैसे उसकी जो धन संबंधी अधिकारिता उसके संबंध में कोई त्रुटि हो सकती है। इस प्रकार की जो त्रुटियाँ होती हैं, अगर वो दावा चलता है तो वो उस त्रुटियों के कारण वो दावा असफल हो सकता है उसका। तब ऐसी अ, अनुज्ञा न्यायालय द्वारा दी जाती है कि वो नया वाद लेकर आ सकता है। तो जब ऐसी अनुज्ञा के आधार पर नए वाद लाने के लिए उसे स्वतंत्र किया जाता है, तो उस पर भी लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जब न्यायालय ऐसी अनुज्ञा दे देता है, तो उस पर भी लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस समय का अपवर्जन करने में जिसके दौरान कोई पूर्ववर्ती सिविल कार्रवाई लंबित थी, वह दिन जिस दिन वह कार्रवाई संस्थित की गई और वह दिन जिस दिन उसका अंत हुआ, दोनों गिने जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसमें गिने जाएँगे? परिसीमा में नहीं गिने जाएँगे, ये परिसीमा के अपवर्जन में गिने जाएँगे। यानी कार्रवाई आपने जो लंबित थी, उसमें वो दिन घटा दिया जाएगा जिस दिन आपने कार्रवाई संस्थित की और वो दिन भी घटा दिया जाएगा जिस दिन कार्रवाई का अंत हुआ। तो ये दोनों दिन घटा दिए जाएँगे। ऊपर की लाइन को आप वापस पढ़िए, उस समय का अपवर्जन करने में दोनों गिने जाएँगे, लास्ट में दोनों गिने जाएँगे। तो अपवर्जन करने में गिने जाएँगे यानी दिन को हटाया जाएगा। धारा 12 में हमने देखा था विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन, यानी कहाँ-कहाँ पे समय को हटा दिया जाएगा। धारा 13 में उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहाँ की अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो। तो जहाँ पर निर्धन के रूप में वाद लाने के लिए और अपील की इजाजत करने के लिए कोई आवेदन अगर किया जाता है, तो वहाँ पर धारा 13 के अनुसार समय का अपवर्जन बताया गया है, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम धारा 14 देखते हैं, जिसमें है बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन। और धारा 15 कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन। Welcome to RS Law classes.
उपधारा 2, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की अपेक्षाओं के अनुसार किसी ऐसे वाद के परिसीमा काल की संगणना करने में जिसकी सूचना दी गई है या जिसके लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व सम्मति या मंजूरी अपेक्षित है, ऐसी सूचना की कालावधि या यथास्थिति ऐसी सम्मति अथवा मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। यहाँ पर 3 बातें हैं, आप ध्यान दीजिए। पहली बात है सूचना, दूसरी बात सम्मति या तीसरी बात मंजूरी। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति को सिविल कार्यवाही में सूचना देनी आवश्यक होती है, जैसे सरकार को सूचना 2 महीने का नोटिस देना आवश्यक होता है, तो वहाँ पर वो जो सूचना देने का समय होता है, वो परिसीमा काल की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा। और अगर कोई मैटर ऐसा होता है जिसमें सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है, सरकार की सहमति आवश्यक होती है या कोई अन्य प्राधिकारी की सहमति आवश्यक होती है, तो उस सम्मति को या मंजूरी को प्राप्त करने में जो समय लगा है, उस समय को भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो इसमें हमने 2 बातें देखी। पहली बात, व्यादेश या आदेश द्वारा किसी कार्यवाही को जब रोक दिया जाता है, तो उस समय का अपवर्जन कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, जब किसी कार्य में सूचना देना आवश्यक है, किसी कार्यवाही में सूचना देना आवश्यक है या फिर सरकार की या कोई प्राधिकारी की मंजूरी या सहमति लेना आवश्यक है, तो उस समय को जब सूचना दी जाती है वो समय और जब तक मंजूरी या सहमति प्राप्त की जाती है वो समय भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण, सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की सम्मति या मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का आवर्जन करने में वह तारीख जिसको सम्मति अथवा मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था और वह तारीख जिसको सरकार या अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ था, दोनों गिनी जाएगी। अब ये दोनों किसमें गिनी जाएगी? अपवर्जन करने में गिनी जाएगी। इसका मतलब इस समय का अपवर्जन किया गया। आपने सम्मति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए सरकार या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन किया, तो आवेदन करने का दिन भी काउंट नहीं होगा और जिस दिन उन्होंने कोई आदेश दिया है वो दिन भी काउंट नहीं होगा। इन दोनों दिनों को और जो टाइम लगा आपको उस टाइम को छोड़कर जो टाइम होता है वो परिसीमा काल की संगणना में काउंट होगा। ये वाले दिन काउंट नहीं होंगे। उपधारा 3, किसी व्यक्ति को दिवालिया न्याय निर्णित करने की कार्यवाही में नियुक्त किसी रिसीवर या अंतरिम रिसीवर द्वारा या किसी कंपनी के परिसमापक की कार्यवाही में नियुक्त किसी समापक या अनंतिम समापक द्वारा किए गए किसी वाद या डिक्री के निष्पादनार्थ आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी जो ऐसी कार्यवाही को संस्थित करने की तारीख को प्रारंभ होकर यथास्थिति रिसीवर या समापक की नियुक्ति की तारीख से 3 मास के अवसान पर समाप्त होती है। ध्यान दीजिए इस टॉपिक पर। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो उसकी संपत्ति के संबंध में या फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी घर है और उसके संबंध में रिसीवर की नियुक्ति की जाती है ताकि वो उसके अकाउंट या फिर जो भी उसके संबंध में जानकारी लेनी है वो जानकारी लेगा, या फिर रिसीवर नियुक्त किया जाता है या फिर कोई अंतरिम रिसीवर नियुक्त किया जाता है। और अगर कोई कंपनी है और उसका परिसमापन किया जा रहा है तो उसके लिए समापक नियुक्त किया जाता है या फिर अनंतिम समापक नियुक्त किया जाता है। तो इस दौरान में जो वाद और निष्पादन का आवेदन, ऑर्डर 21 में आवेदन, इन दोनों पर ये बात लागू होती है, चाहे दिवालिये के संबंध में हो चाहे कंपनी के संबंध में हो। ऐसा कोई वाद आ रहा है या फिर निष्पादन के लिए आवेदन आ रहा है तो परिसीमा काल की संगणना करने में जिस दिन वो कार्यवाही संस्थित की गई थी और जिस दिन वहां से लेकर आपने रिसीवर की नियुक्ति या समापक की नियुक्ति कर दी और नियुक्ति करने के बाद 3 महीने बीत गए, उस तक की कार्यवाही को उस वक्त की कालावधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा, यानी उस समय को काउंट नहीं किया जाएगा, उसके बाद उसका समय प्रारंभ होगा। एक बार फिर से समझिए इस बात को। जब कोई रिसीवर नियुक्त किया जाता है या फिर कोई समापक नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति के 3 महीने बीत जाने के बाद में उसके समय की शुरुआत होती है। उपधारा 4, किसी डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय में
क्रेता द्वारा कब्जे के लिए वाद के परिसीमा काल की संगणना करने में उतना समय अवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान विक्रय अपास्त कराने के लिए कोई कार्यवाही आयोजित की जाती रही हो। अगर कोई डिक्री का निष्पादन हो रहा है और कोई संपत्ति विक्रय की जा रही है, अब क्रेता को कब्जा देना है और विक्रेता ने जिसकी संपत्ति थी वो अपने विक्रय को अपास्त कराना चाह रहा है, तो जो व्यक्ति विक्रय को अपास्त कराना चाह रहा है वो कोर्ट में जाएगा। तब तक क्या वो क्रेता को कब्जा मिल जाएगा? नहीं। इस क्रेता को कब्जा नहीं मिलेगा और विक्रय को अपास्त कराने के लिए कोई कार्रवाई अगर चल रही है, उस कार्रवाई आयोजित करने के दौरान में उस समय का अपवर्जन कर दिया जाएगा। यानी उस डिक्री का निष्पादन नहीं होगा, उस डिक्री के निष्पादन को रोक दिया जाएगा, उस समय का अपवर्जन कर दिया जाएगा और जब ऐसा अपास्त कर दिया जाता है तो ठीक है, अगर अपास्त नहीं किया जाता है विक्रय को, तो फिर उसके बाद में उसके डिक्री के निष्पादन की जो समय सीमा शुरू होती है, उसके कार्रवाई खत्म होने के बाद शुरू होगी। उपधारा 5 किसी वाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान प्रतिवादी भारत से तथा भारत के बाहर के उन राज्य क्षेत्रों से जिन जो केंद्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन है अनुपस्थित रहा हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी कार्य के अधीन जाता है या सरकार की प्रशासन के कार्यों में जाता है, भारत से बाहर जा रहा है, तो और उस पर कोई सिविल वाद चल रहा है, तो समय की संगणना उस वाद के संबंध में समय की संगणना का उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान में वो व्यक्ति भारत से बाहर रहा है। इस प्रकार हमने धारा 14 और धारा 15 को देखा, लेकिन फिर भी इसके जो सेक्शंस हैं, इनके टाइटल्स को आप याद रखें ताकि आप आगे चलकर सारा मिक्सअप ना हो, धीरे-धीरे ही सही लेकिन एक-एक करके आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, एक-एक करके सारे सेक्शंस याद हो जाएँगे, तो आपको काउंटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। हमने वापस देखिए 12 में देखा था विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन, 13 में उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहाँ की अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो। धारा 14 बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का अपवर्जन और धारा 15 कुछ अन्य मामलों में अपवर्जन जिसमें हमने 5 पॉइंट देखे। पहला व्यादेश देखा, व्यादेश के टाइम को हटा दिया जाएगा। दूसरा अगर कोई सूचना देनी है, कोई सम्मति या मंजूरी अभिप्राप्त करनी है, उस समय को हटा दिया जाएगा। तीसरा कोई कंपनी या कोई दिवालिये के संबंध में रिसीवर या समापक नियुक्त किया जाता है, तो उस समय को हटा दिया जाएगा। और चौथा अगर कोई विक्रय अपास्त करने में कोई अभियोजन चल रहा हो, तो उस निष्पादन की कार्यवाही को रोक दिया जाएगा, उस समय का अपवर्जन कर दिया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है, तो उस समय को भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। इस प्रकार 12 से लेकर 15 तक में हमने इसके अपवर्जन को देखा। अब हम 16 से इसके प्रभाव को देखेंगे। धन्यवाद।